हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 25 अगस्त 2021 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021-22 के सीजन के लिए एफआरपी जारी कर दिया है शुगर केन्स के लिए, जो कि शुगर मिल्स द्वारा पे किया जाना है। एफआरपी मतलब फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। देखिए, थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये 23 क्रॉप्स के लिए जो है प्राइस रिकमेंड करता है, जिसमें से 22 क्रॉप्स के लिए क्या होता है, एमएसपी होता है, और एक क्रॉप यानी शुगर केन के लिए एफआरपी होता है। वही एफआरपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया है। अगर एग्जाम में आपसे पूछें कि शुगर केन के लिए एमएसपी कौन जारी करता है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स शुगर प्राइस के लिए, शुगर केन के लिए एमएसपी जारी करती हैं। एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि एफआरपी नहीं, एमएसपी। नॉर्मली अगर पूछे एमएसपी कौन जारी करता है, तो कैबिनेट, CACP की रिकमेंडेशन पर। किसकी रिकमेंडेशन पर जब पूछा जाएगा तब आप CACP लगाएंगे, वरना कौन जारी करता है, तो कैबिनेट। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स वो जारी करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2021-22 के लिए शुगर केन का जो एफआरपी है उसको अप्रूव कर दिया है। ये एफआरपी शुगर मिल्स द्वारा फार्मर्स को पे किया जाएगा। आपको यह रखना है कि जो शुगर सीजन 2021-22 है, शुगर का सीजन और कपास का सीजन यानी कॉटन का सीजन एक ही होता है, अक्टूबर से सितंबर, याद रखिएगा। तो शुगर केन के लिए जो एफआरपी अप्रूव किया गया है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, वो 290 रुपीज़ पर कुंटल है। कितना? 290 रुपीज़ पर कुंटल। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि देखिए, फार्मर्स का इंटरेस्ट जो है डैमेज नहीं होना चाहिए, फार्मर्स को उनका लॉस नहीं होना चाहिए। तो ऐसी शुगर मिल्स जहाँ पर रिकवरी 9.5% से भी नीचे है, उसके लिए भी एफआरपी जो है सेम ही दे जाएगा। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया गया लास्ट टाइम से, लगभग ये तो आपसे पूछेंगे नहीं, खैर 275 रुपीज़ के आसपास, बस इतना रखिए 290 रुपीज़ के आसपास एफआरपी रहेगा। इसके पहले 210 था मेरे ख्याल से, इतना था, तो 275 हो गया। यहाँ देख लीजिए आप, जो शुगर केन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होनी है 2021-22 में, वो 155 रुपये पर कुंटल होनी है, लेकिन एफआरपी कितना है, 290 रुपीज़। 290 रुपीज़। अब रिकवरी रेट में लॉस अगर मान लो 10% हो जाता है, तब भी 87% हाई जो है आपकी एफआरपी होती है शुगर केन के जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे। जो वर्तमान का शुगर सीजन है यानी 2020-21 अभी चल रहा है ना, अक्टूबर तो आया नहीं है, सितंबर समाप्त नहीं हुआ है, तो अभी वही चल रहा है 2020-21 का। अभी तक 2,976 लाख टन का शुगर केन जो है प्रोक्योर किया चुका है। 91,000 का, कितना, 2,976 लाख टन के आसपास शुगर केन जो है प्रोक्योर किया जा चुका है, परचेज किया जा चुका है शुगर मिल द्वारा। इसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 91,000 करोड़ रुपीस दिए हैं। देखिए, पैडी के बाद शुगर केन हाईएस्ट प्रोक्योर करने वाली क्रॉप है, जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एफआरपी पे प्रोक्योर किया गया है। सिर्फ पैडी को इससे ज़्यादा वैल्यू पे प्रोक्योर किया गया है। हालांकि टोटल रेमिटेंस जो है शुगर केन फार्मर्स को दी जाएगी 1 लाख करोड़ के आसपास, क्योंकि 91,000 हो गया जब मैं आपको ये वीडियो पढ़ा रहा हूँ, और सितंबर तक शुगर केन का सीजन है, तो 1 लाख करोड़ के आसपास शायद एफआरपी चली जाएगी। एफआरपी देख लीजिए, ये जो एफआरपी क्लास डिटरमिन की जाती है या फिर डिफाइन की जाती है, वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की रिकमेंडेशन पर दी जाती है। स्टेट गवर्नमेंट और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ ये पहले कंसल्टेशन करते हैं, फिर एफआरपी जारी करते हैं। इसी एफआरपी के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा क्या होता है, एमएसपी जारी किया जाता है। तो जो 22 क्रॉप्स हैं उनके लिए तो हर स्टेट में एमएसपी सेम रहता है, लेकिन जो शुगर केन है उसके लिए एमएसपी स्टेट वाइज वेरी करता है, तो याद रखिएगा। लास्ट 3 सीजन्स की बात की गई है शुगर केन की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इतना रखिएगा, जो पिछले 3 शुगर सीजन हुए हैं उनमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा जो एथेनॉल का सेल किया गया है, उससे लगभग 22,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया गया है। पिछले 3 सीजन्स में शुगर मिल्स ने शुगर से क्या किया है, एथेनॉल बनाया है, और वो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सेल किया है, उससे 22,000 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सिर्फ 2020-21 के सीजन की बात करें वर्तमान के, तो शुगर केन कंपनियों द्वारा 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है, क्या, एथेनॉल की सेल से। और इस समय जो एथेनॉल ब्लेंडिंग है वो 8.5% के आसपास है। अगर इसी तरह हमारी शुगर मिल्स यानी शुगर कंपनियां काम करती रहीं, तो अगले 3 वर्षों में, जो कि हमारा टारगेट है 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव करना है, वो अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, स्पाइस बोर्ड ने क्या किया, जो बैंकॉक में इंडियन एम्बेसी है उसके साथ मिलकर इंटरनेशनल बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज किया गया है। पर्पस क्या होता है इंटरनेशनल बायर सेलर मीट, सेलर्स को बायर से मिलवाना। तो स्पाइस बोर्ड ने किया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्पाइसेस का एक्सपोर्ट उसको बढ़ाने पर ध्यान किया जाएगा। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया
इन्होंने इंडियन एम्बेसी बैंकॉक में जो है उसके साथ मिलकर इंटरनेशनल बायर सेलर मीट ऑर्गेनाइज किया गया है, साथ ही साथ वेबिनार भी ऑर्गेनाइज किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है किसका, स्पाइसेस का, उसके लिए थाईलैंड बेस्ट इंपोर्टर है, यानी थाईलैंड की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है हमारा मटेरियल। इसके अलावा देख लीजिए ये 240 के आसपास एक्सपोर्टर्स ने, ये तो नहीं पूछेंगे कभी आपसे कितने एक्सपोर्टर्स ने पार्टिसिपेट किया वेबिनार में या फिर आपके इंटरनेशनल बायर सेलर मीट में, या फिर कितने इंपोर्टर्स ने। अगर कॉमर्स मिनिस्ट्री के डाटा की बात करें तो जो इंडिया का स्पाइस एक्सपोर्ट है वो 17 लाख मीट्रिक टन रहा है 2020-21 के फिनेंशियल में। कितना याद रखिएगा वैल्यू, 17 लाख मीट्रिक टन रहा है स्पाइसेस का एक्सपोर्ट, और ये वैल्यू होती है 30,000 करोड़ के आसपास रुपए की बात करें। और पहली बार स्पाइस एक्सपोर्ट जो है 4 बिलियन US डॉलर से भी ऊपर निकल गया, तो ये अच्छी बात है। थाईलैंड जो है ठीक ठाक सा जो स्पाइस है वो इंपोर्ट करता है इंडिया से, इसीलिए वहाँ पर बायर सेलर मीट की गई है। इंडिया की बात करें तो एवरेज एक्सपोर्ट होता है थाईलैंड के लिए इतना, देखिए इतना डीप कभी नहीं पूछेंगे तो थाईलैंड के लिए है, ठीक है। बस स्पाइस एक्सपोर्ट की बात करें तो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने UNDP के साथ पार्टनरशिप की थी अप्रैल 2021 में। एग्जाम में आप याद रखिएगा कि स्पाइस एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2021 में किसके साथ पार्टनरशिप की थी या फिर MOU साइन किया था, तो UNDP इंडिया एक्सेलरेटर लैब। देखिए इंडिया में जो UNDP की लैब है उसके साथ पार्टनरशिप की है, तो बस इतना है, स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया प्लस UNDP MOU साइन हुआ था स्पाइस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। उसके अलावा एक ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया था। इसमें क्या हुआ था, स्पाइसेस के लिए ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया था। उसमें क्या था, परचेज एंड सेल सिक्योर तरीके से हो सकता था। आंध्र प्रदेश में यूज़ किया गया 3000 फार्मर्स पे, और वो सक्सेसफुल भी रहा। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करें 1987 में स्थापना हुई थी, कोची केरला में हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। और मैंने जब भी आपको बताया है तो मैंने आपसे ये बताया है टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड और स्पाइस बोर्ड ये कॉमर्स मिनिस्ट्री में आते हैं, जबकि जूट बोर्ड या फिर कॉटन बोर्ड, मेरे ख्याल से जूट बोर्ड आपका उसमें आता है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में, कॉटन बोर्ड का कंफर्म नहीं है, कभी बता दूंगा मैं आपको। NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इन्होंने क्या किया, देखिए स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक चल रहा है, तो उसके तीसरे दिन NMCG द्वारा डेवलपिंग रिवर सेंसिटिव सिटीज़ पर सीजन होस्ट किया गया। ये सेकेंड सीजन था, डेवलपिंग रिवर सेंसिटिव सिटी मीट एंड मिंगल ऑर्गेनाइज किया गया है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये सेकंड मीट एंड मिंगल है। इस समय स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक चल रहा है, स्टॉकहोम यानी स्वीडन में। उसके एक पार्ट के रूप में NMCG ने सेकंड मीट एंड मिंगल ऑर्गेनाइज किया है डेवलपिंग रिवर सेंसिटिव सिटीज। मतलब देखिए रिवर के बैंक यानी नदी के किनारे पर जो सिटीज़ हैं उनको डेवलप करना खास इंपॉर्टेंट है। क्यों? उनसे ही पॉल्यूट होती हैं, उनसे ही प्रदूषित होती हैं आपकी नदियाँ, इसलिए ये आपका डेवलपिंग रिवर सेंसिटिव सिटीज़ ऑर्गेनाइज किया गया है। तीसरे दिन स्टॉकहोम वर्ल्ड वाटर वीक। वर्तमान में NMCG के डायरेक्टर जनरल कौन है? एग्जाम में याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए, UPSC की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। NMCG के डायरेक्टर जनरल हैं मिस्टर राजीव रंजन मिश्रा। NMCG नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, आपको बताइए नमामि गंगे प्रोग्राम को रन कर रहा है, तो इसीलिए NMCG ने ये ऑर्गेनाइज किया है मीट एंड मिंगल डेवलपिंग रिवर सेंसिटिव सिटीज़ पर। उसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान, इसको कई सारी IITs के साथ मिलकर यानी IIT कंसोर्टियम के साथ मिलकर 2010 में बनाया गया था। एग्जाम में याद रखिएगा। गंगा प्लान ऑफ एक्शन कब आया? 1986 के आसपास आया। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान कब आया? 2010 में आया, और इसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, जो कि नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया। बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इतना याद रखिएगा, इंडिया में लगभग टोटल 53 मिलियन प्लस सिटी है, यानी ऐसी सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर है। इनमें से 42 सिटीज़ रिवर्स के किनारे हैं, गंगा के नहीं, रिवर्स के किनारे हैं। तो मतलब इनको अगर मैनेज कर लिया जाए ढंग से तो पोल्यूशन जो है कंट्रोल हो सकता है। नमामि गंगे प्रोग्राम 2014 में लॉन्च किया गया, जून 2014 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं, आप याद रखिएगा। नमामि गंगे प्रोग्राम के 2 ऑब्जेक्टिव हैं। पहली बात तो पोल्यूशन को अबेटमेंट करना यानी कंजर्व करना, मतलब कि कम करना, और नदी का कंजर्वेशन करना। दूसरा जो नेशनल रिवर गंगा है उसका रिजुविनेशन करना। 2008 में गंगा को नेशनल रिवर घोषित किया गया था मेरे ख्याल से, हाँ 2008 में ही घोषित किया गया था, ठीक है। ये जो नमामि गंगे प्रोग्राम है इसको नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कौन है? नेशनल गंगा काउंसिल, उसकी एक इंप्लीमेंटिंग विंग है। नेशनल गंगा काउंसिल के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, याद रखिएगा। नेशनल गंगा काउंसिल 2016 में स्थापित की गई और इसने नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी को रिप्लेस कर दिया। नमामि गंगे प्रोग्राम 20,000 करोड़ दिए गए, 288 प्रोजेक्ट्स जो है इसमें शामिल किए गए हैं, और
पहली बार वर्ल्ड बैंक का कोई लोन था जो कि सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज किया जा रहा था, और ये गंगा के आसपास यूज किया जा रहा है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आर्टिकल, इंडिया ने एमिशन रिडक्शन किया है, अगर 2005 के लेवल से देखें तो 28% तक किया है, और इंडिया का टारगेट क्या है 2030 तक 35% करना है, तो सिर्फ 7% बचा है, आराम से इंडिया कर लेगा। देखिए इंडिया ने ऑलरेडी 28% एमिशन रिडक्शन कर लिया है 2005 के लेवल से, जो कि इंडिया को करना था कितना 35%, और कब तक करना था 2030 तक। हालांकि लेवल जो है 2005 ही था, याद रखिएगा। इंडिया ने नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन में ये ऐसा कहा था। इंडिया की बात करें तो इंडिया उन चंद कंट्रीज में से है जो कि COP21 की कमिटमेंट्स को पूरा कर रही हैं या फिर उसको पूरा करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ जो मिनिस्ट्री है पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उन्होंने ISA के साथ मिलकर हाल ही में एक वेबिनार या फिर एक डायलॉग ऑर्गेनाइज किया है, इंडिया ISA एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी साथ ही साथ ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस शामिल है। ये जो आपका इंडिया ISA एनर्जी ट्रांजिशन डायलॉग था, इसी दौरान जो ISA के प्रेसिडेंट हैं CRK सिंह, उन्होंने बताया कि इंडिया ने 28% तक अपना एमिशन रिडक्शन अचीव कर लिया है। उन्होंने कहा 2050 तक इंडिया की ओवरऑल पावर कैपेसिटी का 80 से 85% रिन्यूएबल एनर्जी से आएगा। कब तक 2050 तक। इंडिया की वर्तमान में जो पीक डिमांड है कितनी है 200 गीगावाट। 200 गीगावाट जो है इंडिया की पीक डिमांड है। इंडिया में वर्तमान में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रिन्यूएबल एनर्जी की वो 100 गीगावाट है। तो देखिए 200 में से 100 गीगावाट रिन्यूएबल सेक्टर से आ रहा है, ये अच्छी बात है। 100 गीगावाट की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, इसके अलावा 50 गीगावाट की अंडर इंस्टॉलेशन है और 27 गीगावाट के टेंडर प्रोसेस में है, यानी 177 गीगावाट आराम से इंडिया अचीव कर लेगा 2022 तक, जो कि उसका टारगेट भी है। अगर 31 जुलाई 2021 तक की बात की जाए तो इंडिया की जो इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी है उसका 38.5% क्या है रिन्यूएबल सेक्टर से आता है, और 2023 तक ये 38.5 जो है वो 40% तक हो जाएगा। तो ये वैल्यू याद रखिएगा, 31 जुलाई 2021 तक इंडिया की टोटल पावर जनरेशन कैपेसिटी का 38.5% किससे है रिन्यूएबल एनर्जी से। उसके अलावा वर्ल्ड में इंडिया 4th पोजीशन पे है। इंडिया वर्ल्ड में 4th पोजीशन पे है अगर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें। सोलर में इंडिया 5th पोजीशन पे है और विंड एनर्जी में 4th पोजीशन पे है। ये अलग याद रखिएगा। इंडिया का टारगेट है 2030 तक 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाना, और 2022 तक कितना है 175 गीगावाट है। आपको होता है 175 गीगावाट में से 100 कितना है सोलर, फिर 60 है विंड, ये याद रखिएगा। इंडिया क्या कर रहा है डेडिकेटेड ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बना रहा है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से। इससे क्या होगा 40 गीगावाट यानी 40,000 मेगावाट के आसपास ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन से। UNFCCC की बात करें, उन्होंने कहा था कि भाई अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है कंट्रोल करना है इस सदी के अंत तक, तो सबको नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन को आगे बढ़कर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और ये NDC सिंथेसिस रिपोर्ट में इन्होंने कहा था UNFCCC ने। इंडिया का जो INDC है आपको याद रखना है वो 2030 तक के लिए है। पहली बात तो एमिशन इंटेंसिटी को इंडिया को कम करना है 2005 के लेवल से। कितना कम करना है 33% से लेकर 35% तक। उसके अलावा जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होनी चाहिए 40% तक। और ये यहाँ देखिए आप नॉन फॉसिल फ्यूल से होनी चाहिए 40% तक, कब 2030 तक। और इंडिया ने भी बोला है 2023 तक अचीव कर लेंगे, तो वो भी इंडिया अचीव कर लेगा। तो ये 2 गोल तो हो ही जाएंगे। साथ ही साथ इंडिया ने एक और कहा था कि 2030 तक जो कार्बन सिंक है वो 2.5 to 3 बिलियन टन के आसपास वो जनरेट किया जाएगा एडिशनल कार्बन सिंक, यानी पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे। तो ये 3 लक्ष्य हैं INDC के, तीनों को आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया FDI प्रपोजल, जो एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनी है, वो इंडिया में 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। इन्वेस्टमेंट जो ये होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर की फील्ड में होगा। इसका अप्रूवल दे दिया है कैबिनेट ने, इसीलिए बस चर्चा में है और कुछ खास बात नहीं है। ये देख लीजिए AIIH लिमिटेड 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही FDI के माध्यम से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसके लिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसके हेड कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अप्रूवल दे दिया। देखिए इंडिया में 8 कैबिनेट कमेटी होती हैं, इसमें 2 के हेड होते हैं होम मिनिस्टर, बाकी 6 के होते हैं प्राइम मिनिस्टर। 2 कौन सी हैं कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन 2 के हेड होते हैं होम मिनिस्टर। बस इतना रखिए, बाकी तो जो होती हैं उनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है AIIH लिमिटेड का, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और उसके साथ साथ
एयरपोर्ट सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट जो है बूस्ट लाएगा उसमें। बाकी आप याद रखिएगा नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन, कुछ दिन पहले मैं बता चुका हूँ आपको, कई सारी मिनिस्ट्रीज के साथ मिलकर नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को तैयार किया है नीति आयोग ने। इसमें एसेट मॉनेटाइजेशन करना है और जो कि अनाउंस किया गया था बजट 2021-22 में। नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन 6 लाख करोड़ की इनकम जनरेट होगी 4 वर्षों में, 2022 से 2025 तक। सबसे ज़्यादा किससे होगी, एक बार फिर से देख लीजिए, रोड से सबसे ज़्यादा होगी, रेलवे से सेकंड नंबर पे, पावर ट्रांसमिशन से थर्ड नंबर पे। अगर आप नाबार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको याद रखना है कि माइनिंग से, पोर्ट से, इनसे कितनी होगी। बाकी इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, स्टेडियम से सबसे कम, अर्बन रियल एस्टेट, ये देखिए। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 4 साल में, फिनेंशियल ईयर 22 से लेकर फिनेंशियल 25 तक, 4 साल में 6 लाख करोड़। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए फिनांस मिनिस्टर ने क्या किया है, पब्लिक सेक्टर बैंक रिफॉर्म एजेंडा ईज 4.0 को, यानी 4th एडिशन जो ईज एजेंडा है उसको अनवील कर दिया है मुंबई में। मतलब ये तो डिजिटली अनवील किया गया, लेकिन मुंबई से ही ईज जो है ऑपरेट होता है, तो इसलिए देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया, कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर भी यही हैं, ईज 4.0 को अनाउंस कर दिया है। टेक इनेबल्ड सिंप्लीफाइड कोलैबोरेटिव बैंकिंग के लिए अनाउंस किया गया है 2021-22 के लिए, 2022 का जो फाइनेंशियल है उसके लिए। ईज 3.0 का रिजल्ट भी इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि भाई कौन सी बैंक का, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए होता है, ये याद रखिएगा, ये नहीं कि प्राइवेट बैंक के लिए होता है। जो तीसरा एजेंडा था ईज 3.0, उसमें बताया गया पब्लिक सेक्टर बैंक की परफॉर्मेंस क्या रही, उसको एसबीआई ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने टॉप किया है ईज 3.0 को। ईज इंडेक्स के आधार पर यह तैयार किया गया था। ईज इंडेक्स के पैरामीटर्स करंट अफेयर्स में बता चुका हूं मैं, आप वहां से देख लीजिएगा। इंडियन बैंक, इन्होंने बेस्ट इंप्रूवमेंट का अवार्ड जीता है, ये याद रखिएगा, ये करंट अफेयर्स में भी कवर किया है। बाकी एसबीआई, बीओबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, इन्होंने टॉप अवार्ड जीते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, इन बैंक के द्वारा पिछले 5 वर्षों में पहली बार प्रॉफिट बताया गया कि भैया प्रॉफिट किया कितना, 31,817 करोड़ का फिनेंशियल ईयर 21 के दौरान प्रॉफिट किया है, वरना लॉस ही होता था बैंकों को। इस 4.0 में, सॉरी ईज 3.0 में डिजिटल लेंडिंग की बात की गई, क्लिक क्रेडिट एट द क्लिक, यानी मात्र क्लिक के माध्यम से आपको लोन मिल जाए, और इसमें लगभग 4.4 लाख करोड़, 4 लाख कस्टमर जो है बेनिफिट हुए हैं इससे। पीएसबी ने क्या किया है, 40,819 करोड़ का फ्रेश लोन दिया है, चाहे वो पर्सनल हो, होम हो, व्हीकल हो। तो डिजिटल लेंडिंग 4.4 लाख कस्टमर्स ने इसका फायदा उठाया है। मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुए हैं या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुए हैं उसमें से 72% डिजिटल चैनल से हुआ है, तो ये सब आपको याद रखना है। बाकी बैंक मित्रास की वजह से क्या हुआ, 13% ग्रोथ देखने को मिली है फिनेंशियल ट्रांजेक्शन में। उसके अलावा रूरल एरियाज में ये 13% ग्रोथ देखने को मिल गई। उसके अलावा जो माइक्रो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है उसमें भी 50% ग्रोथ देखने को मिली है क्वार्टर वाइज, लास्ट ईयर के क्वार्टर से इस ईयर के क्वार्टर में, लेकिन मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय।